नमस्कार, मैं राजकुमार वर्मा, एडवोकेट फाजिल्का, आपका अपने यूट्यूब चैनल नौदिला में हार्दिक स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बेल, जमानत। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑफेंस कितनी तरह के होते हैं, क्योंकि जो बेल है वो सारी ऑफेंस के टाइप पर निर्भर करती है। ऑफेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेलेबल ऑफेंस जिसको हम जमानती जुर्म बोलते हैं, एक होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस जिसको हम गैर जमानती जुर्म बोलते हैं। बेलेबल ऑफेंस जो सीआरपीसी के पीछे शेड्यूल दिया गया है उसमें कैटेगरिकली डिटेल्ड में क्लासीफाई किया है उसको कि कौन से जुर्म जो हैं बेलेबल हैं और कौन से नॉन बेलेबल हैं। आमतौर पर सीआरपीसी के अकॉर्डिंग 3 साल तक के जुर्म जो हैं उनको बेलेबल की कैटेगरी में रखा गया है और जो 3 साल के ऊपर की सज़ा वाले जुर्म हैं उनको नॉन बेलेबल जुर्म की कैटेगरी में रखा गया है। सो बेल के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि कौन सा जुर्म बेलेबल है और कौन सा जुर्म नॉन बेलेबल है। इसी के आधार पर बेल की जो आगे प्रोसीजर है, बेल के रूल हैं, वो सारे इसके ऊपर ही डिसाइड किए जाते हैं। अब बताऊंगा आपको कि बेल क्या है। बेल एक टेम्परेरी रिलीज़ है जो पुलिस ऑफिसर और कोर्ट करता है। जब तक ये हमारे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये रूल है कि जब तक किसी को गिल्टी हेल्ड नहीं किया जाता तब तक उसको इनोसेंट निर्दोष मानते हैं और निर्दोष होते हुए किसी को अननेसेसरली विदाउट एनी नेसेसिटी ऑफ लॉ कि हम किसी को जेल में नहीं डाल सकते, ये भी एक तरह का ऑफेंस है। अगर ये ऐसा होता है तो उसका फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी जो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है उसकी प्रॉपरली ये क्लियरली ये वायलेशन होती है। इसी को मुख्य रखते हुए ये बेल की जो प्रोविजंस हैं, गाइडलाइंस हैं, टाइम टू टाइम आती रहती हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है बेल के मैटर जो हैं डिसाइड होते रहते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि बेल कितनी तरह की होती है। बेल 2 तरह की होती है, एक होती है प्री अरेस्ट बेल, एक होती है पोस्ट अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल जो होती है जब किसी को पुलिस ने नहीं पकड़ा, उसकी अरेस्ट अभी नहीं पड़ी, तो उसके पहले जो वो बेल अप्लाई करता है उसको बोलते हैं प्री अरेस्ट बेल। जो अरेस्ट होने के बाद अप्लाई करता है उसको बोलते हैं रेगुलर बेल, जो वो कोर्ट में या पुलिस ऑफिसर के पास अलग अलग मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगा कि कैसे लग सकती है। अब बात करते हैं प्री अरेस्ट बेल की। प्री अरेस्ट में क्या होता है, ये 2 तरह की बेल होती है। एक तो बेल जिसमें क्या होता है कि उसके ऊपर एफआईआर लॉज हो जाती है, एक होती है इसके ऊपर एफआईआर लॉज नहीं होती। जिस केस में एफआईआर लॉज हो जाती है उसमें लेकिन उसकी अरेस्ट नहीं पड़ती, वो उसमें एंटिसिपेटरी बेल लगाते हैं। और जिसमें अभी एफआईआर लॉज नहीं हुई और एप्लीकेंट को लगता है कि पुलिस जो है मेरे खिलाफ एफआईआर लॉज कर सकती है और मेरे को अननेसेसरली अरेस्ट करके मेरी हरासमेंट कर सकती है, उसके लिए वो प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर बेल लगा सकता है, उसको बोलते हैं ब्लैंकेट बेल। आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि बेल कौन कौन सी बेल को किस किस धारा में कैसे कैसे डिस्कस किया जाता है, कैसे कैसे उसको रूल्स जो हैं बनाए गए हैं। अब बात करेंगे धारा 436 की, क्योंकि धारा 436 से लेकर धारा 439 तक जो हैं ये बेल जमानत के रिलेटेड हैं और इनके अकॉर्डिंगली इन्हीं धाराओं में जो है बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है। धारा 436 की बात करें तो ये है एज ए मैटर ऑफ राइट जो है अक्यूज अपनी बेल इस धारा के अंतर्गत क्लेम कर सकता है। इसमें क्या आता है कि जो ऑफेंसेस बेलेबल दिए गए हैं शेड्यूल में और किसी अन्य कानून में जिनको बेलेबल करार किया गया है, उस जुर्म में एप्लीकेंट जो है एज ए मैटर ऑफ राइट धारा 436 के अकॉर्डिंग अपनी जमानत जो है ले सकता है और पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है या कोर्ट है वो उसको बेल डिनाई नहीं कर सकती। लेकिन अगर इसमें आगे डिटेल में बताया गया है कि अगर जो कंडीशन या जो श्योरिटी उनसे मांगा गया है अगर वो देने में असमर्थ है तो बेल वो तब तक बेल नहीं कर सकते, उसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन उसकी ये डिस्क्रिप्शन है पुलिस ऑफिसर की और कोर्ट या मजिस्ट्रेट की कि वो उसको ग्रांट बेल करे या ना करे। लेकिन उनको लगता है कि अगर ये आदमी गरीब आदमी है, इसके पास श्योरिटी नहीं है या जो कंडीशन हमने लगाई है ये इसको प्रॉपरली कंप्लाई विद नहीं कर सकता, इसकी हालात ऐसी है, तो वो उसको छोड़ भी सकते हैं। ये है एज ए मैटर ऑफ राइट बेल 436 में, जिसमें क्या है कि सिर्फ बेलेबल ऑफेंस हैं।
अब बात करेंगे धारा 436A की। धारा 436A है जो, वो ये कहती है कि अगर किसी अक्यूज़ ने जिस जुर्म में उसको पकड़ा गया है, उस जुर्म की जो बनती सज़ा है, उस सज़ा के आधे के बराबर उसने कस्टडी काट ली है, तो एज ए मैटर ऑफ राइट उसकी बेल हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी जुर्म में उसको पकड़ा गया है, दोषी को, और उस जुर्म की सज़ा जो है वो मैक्सिमम 3 साल तक की है, और उसने अभी इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान ही 1.5 साल तक की वो कस्टडी उसने काट ली है जेल में, तो उसकी ज़मानत जो है वो मैंडेटरली एज ए मैटर ऑफ राइट हो जाएगी। वो धारा जो है 436A में बताया गया है। आगे बात करते हैं 437 की। धारा 437 जो है वो क्लियरली और कैटेगरिकली सिर्फ वही ऑफेंसेस जो हैं जो नॉन बेलेबल हैं उनके लिए ही अप्लाई होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी पुलिस ऑफिसर और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट दोनों की पावर है कि ये दोनों इस धारा में बेल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है प्रैक्टिस के तौर पर कि जो पुलिस ऑफिसर है इस धारा के अंतर्गत बेल आमतौर पर नहीं करते। वो अक्यूज़ को अरेस्ट करके कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में पेश करते हैं, और मजिस्ट्रेट आगे जो पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग कंसीडर फैक्ट्स को जो है कंसीडर करके सर्कमस्टांसिस को देख के कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जो है वो आगे बेल ग्रांट करती है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि 437 में ये बात बताई गई है कि जिस जुर्म में सज़ा उम्र कैद की है या डेथ पेनल्टी है, उसमें मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है कि वो बेल 437 में करे, लेकिन आगे कुछ प्रोविजन दी गई हैं जिसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट को भी पावर दी गई है कि ऐसे हालातों में भी वो बेल कर सकता है, जैसे कि 16 साल से कम उम्र वाला दोषी है, या वुमेन है, या इल है पर्सन है, या इनफर्म पर्सन है, उसकी बेल जो है मजिस्ट्रेट भी इन हालातों में भी ले सकता है। आगे एक क्लास और दी गई है जिसमें मजिस्ट्रेट को डिस्क्रिप्शन दी गई है स्पेशल, कि अगर उसको लगता है कि कुछ स्पेशल कारण है, स्पेशल रीज़न देकर अपने ऑर्डर में मजिस्ट्रेट भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी के केस में भी बेल कर सकता है। सो ये कह सकते हैं कि 437 में पुलिस की पावर तो दी गई है बेल करने की, लेकिन पुलिस आम रूटीन मैटर में, प्रैक्टिस मैटर में बेल नहीं करती, और मुलजिम को पकड़कर, दोषी को पकड़कर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में पेश करती है, और आगे मजिस्ट्रेट जो है उसको बेल ग्रांट करता है या नहीं करता, जो उसकी डिस्कशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करेंगे धारा 437A की। यह भी एक ख़ास प्रोविज़न बनाया गया है 437A। 437A क्या है कि जब कोई ट्रायल कंक्लूड होने वाला होता है, बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, मजिस्ट्रेट अक्यूज़ को ये ऑर्डर करता है कि आप भाई 437A की ज़मानत दो, क्योंकि आगे जब ये मैटर आगे अपर कोर्ट में जाएगा तब आपको अपर कोर्ट या एपेलेट कोर्ट जो भी होगी आपको समन करेगी, आपको उस केस में पेश होने के लिए बुलाएगी, तो आप वहाँ पर हाजिर होंगे। अगर नहीं होंगे तो उसकी गारंटी के लिए ये है ये 437A के जो बेल बॉन्ड्स बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के मजिस्ट्रेट मांगता है। आगे बात करते हैं 438 की। धारा 438 जो है मैंने आपको पहले बताया कि प्री अरेस्ट बेल के लिए लगाई जाती है, इसमें एप्लीकेशन लगाई जाती है। 438 धारा जो है इसमें दो कैटेगरी के लिए, ब्लैंकेट बेल और एंटीसिपेटरी बेल के लिए, इसके पैरामीटर जो हैं वो 437 से अलग हैं, क्योंकि वो रेगुलर बेल होती है, ये प्री अरेस्ट बेल होती है, एंटीसिपेटरी बेल होती है। इसकी कंडीशंस, इसके पैरामीटर जो अलग हैं, क्योंकि ये अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो ऑफेंस लगा है, ये FIR लॉज हुई है, अगर इसमें ग्राउंड है कि अक्यूज़ की कस्टोडियल इंटेरोगेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी बेल की जा सकती है। कुछ हालात ऐसे हैं, उसके पर्सनल स्टेटस ऐसा है, सोसाइटी में उसकी पकड़ कैसी है, उसका क्या रोल है सोसाइटी में, उसकी इमेज क्या है, उसके पर्सनल जो हैं एंटीसीडेंट्स क्या हैं, ये सारी बातें, ये सारे फैक्टर्स हैं, गाइडलाइन जो टाइम टू टाइम ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं डिसाइड करती हैं, साइटेशंस आती हैं, उनके अकॉर्डिंग ये सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करके कोर्ट जो है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करती है। आगे बात करते हैं 439 की। 439 में क्या है कि ये तो ये भी रेगुलर बेल, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर 437 धारा में मजिस्ट्रेट अगर बेल ग्रांट नहीं कर सकता या अगर नहीं करता
तो सेकंड बेल जो है रेगुलर बेल वो ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन में अक्यूज़ द्वारा 439 धारा के अंतर्गत लगाई जा सकती है। इसमें वो भी ऑफेंसेस आते हैं जो एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल के कैटेगरी जुडिशन में आते हैं। उन केसों में भी जो है अक्यूज़ है उनको डायरेक्टली जो है बेल 439 में कोर्ट ऑफ सेशन में लगानी पड़ती है। ये 439 धारा और 438 धारा जो एंटीसिपेटरी की है, ये दोनों धाराओं की जो जुडिशन है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास है और हाई कोर्ट के पास है। दोनों में से किसी के पास भी अक्यूज़ जो है अपनी बेल लगा सकता है। लेकिन आम मैटर ऑफ रूटीन में क्या होता है कि सबसे पहले जो बेल लगती है वो कोर्ट ऑफ सेशन में लगती है, उसके बाद जो है हाई कोर्ट में लगती है। आगे मैं बताऊंगा आपको एक धारा जो है 167 167 धारा जो है उसके अंतर्गत जिसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी बेल की एक कैटेगरी है। धारा 167 जो है उसमें 2 टाइम पीरियड दिए गए हैं कि उस टाइम पीरियड के दौरान ही जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपना चलान जो है या चार्जशीट है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके वो कोर्ट में, मजिस्ट्रेट में या कोर्ट में फाइल करती है। लेकिन वो टाइम पीरियड जो है बताया गया कि 10 साल से कम सज़ा वाले जो जुर्म हैं उनके लिए 60 दिन है, और जो 10 साल के ऊपर की सज़ा वाले जुर्म हैं उनके लिए क्या है वो 90 दिन का टाइम है। 90 दिन का टाइम जो है या 60 दिन का टाइम जो भी है प्रेस्क्राइब किया हुआ है, अगर उस टाइम के दौरान चलान या चार्जशीट कोर्ट में या मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं पेश होता तो अगले दिन जो है अक्यूज़ को ये राइट मिल जाता है कि वो अपनी बेल कोर्ट से करवा ले। इसके लिए अगर चलान पेश होने से पहले वो अपने आप अपनी बेल जो है अपनी एप्लीकेशन जो कोर्ट के पास लगाता है तो उसके सब्सिक्वेंट अगर कोई चलान पेश होता है या चार्जशीट पेश होती है तो वो उसकी बेल को इंटरफियर नहीं कर सकती। उसके मैटर ऑफ राइट जो है बेल का उसको वो डिक्लाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ज़रूरी है कि प्रेस्क्राइब टाइम में चलान या चार्जशीट पेश करनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है अगर इस बात में फेल होती है या डिफ़ॉल्ट करती है तो इसी के लिए ही इसको नाम दिया गया डिफ़ॉल्ट बेल का। जो डिफ़ॉल्ट बेल जो है उसका मैटर ऑफ राइट बन जाता है। लेकिन ये बात बताने वाली है कि अगर ये टाइम बीत जाता है लेकिन अक्यूज़ जो है उसकी ओर से एप्लीकेशन कोर्ट में मूव नहीं की जाती बेल के लिए, तो अगर फिर चलान पेश होता है उसकी एप्लीकेशन मूव होने से पहले तो फिर ये इसका जो राइट है वो राइट जो उसका सीज हो जाएगा। वो इस राइट को एज ए मैटर ऑफ राइट अपनी बेल को क्लेम कोर्ट से नहीं कर पाएगा। ये मैंने आपको सभी बातें आज बेल के प्रति डिटेल में बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आई होंगी, और अगर किसी को नहीं समझ में आई होगी तो मेरे फ्रंट पे जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। धन्यवाद।